हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर ली। आज फिर से चालू करते हैं चैप्टर को। कहाँ तक हो गया था? पूरे चैप्टर के अंदर जब पीपीटी पढ़ रहे थे तब हाइड्रो पावर प्लांट आखिर में ख़त्म किया था। बायोमास से क्लियर करना बाकी था। क्लियर? नाउ बायोमास से चालू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ बायोमास? बायोमास है क्या? देखो, अलग अलग प्रकार का जो भी कचरा वगैरह होता है ना, काऊ डंग के क्या होता है, बराबर। देन अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे पास वेजिटेटिव स्लैग रहते हैं, उसका जो कचरा रहता है वेजिटेबल, देन आफ्टर प्लांट पर पेड़ पौधे सब होते हैं, वो सब चीज़ एक साथ मिक्स होके क्या एक प्रकार का हम क्या करते हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें से हम जो एनर्जी गेन करते हैं उसको कहते हैं बायोमास। और जो एनर्जी गेन करते हैं वो बहुत ही आसानी से ईजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। ठीक है, पढ़ते हैं, चालू करते हैं चैप्टर। सब लोग अपनी नोट पेन ले लीजिए, साथ में सब लिखते जाइएगा। बायोमास इज द सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। क्लियर ना? क्या? ऑर्गेनिक मैटर। ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। बायोमास जो है वो कहाँ से डिराइव किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर में से। ना फॉर अ लॉन्ग टाइम वी रिलाइड टू वुड फॉर द सोर्स। देखो, हमने अगले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि वुड जो है वो बहुत सी हमारा जो है मेन कह सकते हो कन्वेंशनल सोर्स था ऑफ द हीट एनर्जी। इन इंडिया वी मेक फ्यूल आउट ऑफ बायो वेस्ट सच एज द काउ डंग ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ थ्राइविंग पॉपुलेशन ऑफ द लिव स्टॉक। ठीक है ना? ये चीज़ खास ध्यान रखिए कि अभी के टाइम पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लकड़ा अकेला कैपेसिटी वाला नहीं, ऐसी एक मतलब चीज़ नहीं होगी जो सफिशेंट होगा एनर्जी देने के लिए। हमें दूसरे भी एनर्जी के सोर्सेज सोचने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये दूसरे एनर्जी के सोर्सेज जो हम सोचते हैं उसमें से एक चीज़ बाहर निकल के आती है, ये है बायोमास, यानी कि काऊ डंग जो होता है। ठीक है, उसका हम यूज़ करके एनर्जी कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं उसके बारे में। व्हेन द वुड इज़ बर्न्ड इन द लिमिटेशन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। समझना बच्चों, अच्छी तरीके से समझना। व्हेन वुड यानी कि लकड़ा जो होता है वो इज़ बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर until volatile material are removed। volatile का मतलब क्या? जो क्या भाप बन सके, ऐसे मटेरियल को कहते हैं volatile, जो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। until volatile material are removed, जब तक volatile material रिमूव नहीं हो जाते तब तक। the residue left behind us is charcoal। charcoal has good heat generating efficiency। देखिए, समझो, लकड़ा जो होता है उसको जलाने के बाद अगर मैं उसको लिमिटेड सप्लाई देता हूँ ऑक्सीजन का और पानी का, और फिर मैं उसके अंदर से जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो भी मतलब भाप बन सकती है, सबको उड़ा देता हूँ, और फिर जो कचरा मेरे पास रह जाता है वो चारकोल का आ जाता है। और वो जो चारकोल होता है वो सबसे अच्छा और बेस्ट हीट जनरेटिंग, हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा हीट जनरेट करने के लिए बेस्ट वे हमारे पास है। इट्स ऑल्सो बर्न विदाउट फ्लेम। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि वो फ्लेम के बिना ही चलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कोयला कह सकते हो, वन टाइप ऑफ। ठीक है ना? अब ये सारी चीज़ें तो हमारे पास पहले थी, लेकिन अब हमने क्या किया, एक पूरा प्लांट जनरेट किया, बायोगैस प्लांट जिसको कहते हैं। और वो बायोगैस प्लांट जो है, देखो मैंने मस्त फिगर यहाँ पे बताई हुई है, उस फिगर के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, बायोगैस प्लांट होता क्या है, आपकी एनसीईआरटी में भी फिगर दी हुई होगी। बायोगैस प्लांट जो है उसके अंदर सबसे पहले तो एक बड़ा सा खड्डा करके, ऐसा देखो, ये बड़ा सा खड्डा करके एक पूरा क्या बनाया जाता है, टैंक जैसा बनाया जाता है। क्लियर? वो खड्डे के अंदर बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से चालू करूँ तो यहाँ पे तो मिक्सिंग टैंक है, बराबर। सारी चीज़ें समझते जाइएगा। यहाँ पे स्लरी डाला जाता है। स्लरी यानी कि जो केटल डंग हमारे पास है, वाटर है, उनको मिक्स करके यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, रेडी? जो ग्राउंड लेवल पर, समझो ये मेरी अर्थ के लेवल है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ओके ना? सो जैसे ही उसके अंदर हम ये चीज़ मिक्स करेंगे और साथ में एक पाइप जो होगी, इनलेट पाइप कहते हैं जिसको, वो पाइप के थ्रू हम कहाँ जान देंगे, वो खड्डे के अंदर जान देंगे, जो बड़ा सा खड्डा मैंने शुरुआत में किया है वो। रेडी ना? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे जो है वो क्या है, पूरी एक चैम्बर ऐसी है जहाँ पे क्या डंग और वाटर दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा खास, ये जो है वो डिजास्टर टैंक है जो कि पूरी तरीके से एयर टाइट पैक रहती है, बराबर ना? अब इसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस वो ऐसे घूमते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब होगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लोग
क्या करेंगे, पूरी तरीके से सड़ चुके हैं, पूरी तरीके से उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस होनी चाहिए थी गर्मी की वजह से वो प्रोसेस हो गई है, क्योंकि ऊपर भी एयर टाइट पैक है, ऑक्सीजन बहुत कम है या ना के बराबर है, तो वो क्या करेंगे, गैसियस जनरेट करेंगे। कौन सा गैसियस, मीथेन गैस। कौन सा, CH4, मीथेन गैस। वो मीथेन गैस जो है वो इस चैम्बर के अंदर क्या होगा, जनरेट हो, जमा होगा, स्टोर होगा, और किसी भी पाइपलाइन के थ्रू हम उसको डायरेक्ट स्टोव के अंदर यूज़ कर सकेंगे सीधा। और जो रेसिड्यू कचरा जो बचा रहेगा उसको हम इस आउटलेट पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पेंट स्लरी जिसको कहते हैं, आउटलेट पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और फिर इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ आपको समझनी है। क्या समझना है नॉर्मल, कि यहाँ से आपको कचरा डालना है, यहाँ सारी प्रोसेस होगी, जब ये एयर टाइट पैक होगा, प्रोसेस होके मीथेन गैस निकलेगा और कचरा जो होगा वो इस आउटलेट पाइप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये नॉर्मल बात है समझने के लिए। अब उसका डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या होता है। इन इंडिया काउ डंग, स्वेज वेस्ट, प्लांट मैटर आर डिकम्पोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की तो पूरी तरीके से एब्सेंस बताई गई है। क्या, ऑक्सीजन का तो लाना ही नहीं है, मतलब एयर टाइट पैक कर देना है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। टू प्रोड्यूस बायोगैस, क्या जनरेट किया जाता है, उसकी मदद से बायोगैस जनरेट किया जाता है। सिंस इट हैज़ काउ डंग इट इज़ ऑफन रिमूव्ड एज द गोबर गैस। ठीक है, माफ़ कीजिए, इट इज़ ऑफन टर्म एज द गोबर गैस, जिसको दूसरा नाम दिया गया है क्या, गोबर गैस, वो तो पता ही है। बायोगैस प्लांट इज़ द डोम लाइक स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहला तो क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था पहले टंकी बना देनी है, बिल्ड विथ ब्रिक वेर काउडंग एंड अदर बायोवेस्ट आर मिक्सड विद द वाटर, पानी के साथ जिसको मिक्स किया जाता है काउडंग को और उसको और स्लरी मटेरियल को, और एक डिजास्टर टैंक में रखा जाता है। नाउ देन अ डिजास्टर इज सील्ड चैम्बर। देखो क्या है, एक प्रकार का एयरटाइट सील्ड चैम्बर विथ अनएरोबिक बैक्टीरिया। अनएरोबिक मतलब क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, बायो में पढ़े होंगे आप। ठीक है ना, अनएरोबिक बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन दिस स्लरी, इस स्लरी को क्या कर देंगे, जो ब्रेक डाउन कर देंगे। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिलीज्ड गैसियस लाइक मीथेन। कौन कौन से गैसेस जनरेट करेंगे, मीथेन। फार्मूला पूछा जाए तो लिख दीजिएगा CH4, चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी क्या, CH4। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन, ये बहुत सारे गैसेस जनरेट करेगा, बराबर, जो मुझे काम में आने वाला है। दिस गैसेस आर ड्रॉन वाई पाइप, जो क्या, पाइप के थ्रू क्या कर, मैंने कहा ऊपर चैम्बर होती है, पाइप के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा, और टरबाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा था कि इसको स्टोव के अंदर हम सीधा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बराबर, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बायोगैस यानी कि गैस के फॉर्म में। और एक और यूज़ यहाँ पे बाहर निकल के आ गया क्या, कि उस गैस को टरबाइन के ऊपर फेंका जाएगा, छोड़ा जाएगा, और उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि उसके टरबाइन के ऊपर छोड़ना नहीं है, उस गैसियस की मदद से, जैसे हम कोल को जलाते थे और हीट करते थे पानी को, वैसे यहाँ पे इस जो हमारे पास ये जो गैसियस है, उस गैसियस की मदद से हम क्या करेंगे, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो स्टीम टरबाइन को घुमाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है वो बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, 1 2 3 ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है, सब समझ लीजिए। विंड एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ते तो आ ही रहे हो, पहले से 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे विंड एनर्जी क्या है, बट अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहला तो बेस्ट है, कहीं पे कुछ मगजमारी करनी नहीं है, पवन आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है, बट वो आएंगे आगे, डी-मेरिट में आएगा। विंड इज द नेचुरल फिनोमिनन कॉज्ड बाय प्रेशर डिफरेंशियल ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये समझ लीजिए पवन कैसे और क्यों आती है, ये रीज़न, ये 3 लाइन में वो चीज़ बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया गया है। क्या है, विंड इज़ द नेचुरल फिनोमिनन, हवा एक नेचुरल फिनोमिनन है, क्या, जो कैसे जनरेट होती है, बाय प्रेशर डिफरेंशियल ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस। देखिए जो ज़मीन है हमारी वो, और जो पानी वाला पार्ट है वो दोनों जगह पे जब अनइक्वल प्रेशर से, क्या, माफ़ कीजिए, अलग अलग प्रेशर से अनइक्वल हीट होता है, तब उनकी वजह से क्या जनरेट होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पवन यानी कि क्या, विंड जनरेट होता है। ठीक है, इट इज़ द हार्नेस
सॉरी इट इज़ द हार्नेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और जिसका हम यूज़ कर सकते हैं सीधा किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ओके, काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ विंड मिल, नॉर्मली सबसे पहले तो विंड मिल क्या है उसके बारे में डिस्कस करो। विंड मिल मतलब क्या, आपने देखा होगा कि जो ऐसे बड़े बड़े खंभे होते हैं उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े फ़ैन के जैसे क्या होते हैं, ऐसे पंखे होते हैं ना फ़ैन के जैसे, ठीक है, ऐसे ब्लेड्स कहते हैं जिसको आप, ऐसे ब्लेड्स होते हैं बराबर। और इसके पीछे की साइड पे यहाँ पे क्या लगाया जाता है, पूरा जनरेटर जैसा जोड़ा जाता है बराबर। यहाँ से हवा आती है और ये भाई गोल गोल घूमते हैं, वो गोल घूमते हैं तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है बस। बट ऐसी एक ही अगर मेरे पास है तो वो नॉर्मल बात है, बट अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं तो उसको कहते हैं पूरा विंड मिल। क्या कहते हैं, पूरा विंड मिल। विंड एनर्जी इज़ द हार्नेस्ड बाय द रोटरी स्ट्रक्चर नोन एज द विंड मिल। देखो बताया गया है विंड मिल जो है उसके बारे में बताया गया है। विंड मिल किसे कहते हैं, क्या नॉर्मल ऐसा एक, जब मेरे पास गुजराती में आप और या हिंदी में आप उसको पवन चक्की कहते हो, एक ऐसे अलग अलग शेप वाले होते हैं सब, जिसको ऐसे घुमाया जाता है उसको कहते हैं विंड मिल बराबर, याद रखिएगा। विंड पावर स्टेशन भी होता है, विंड स्टेशन भी जिसको कहते हैं बराबर। ऐसे बहुत सारी अगर मेरे पास विंड मिल होती है तो उसको विंड पावर स्टेशन भी कहा जाता है, या विंड फार्म भी कहा जाता है, या विंड मिल्स भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारे नेम है उसके। विंड एनर्जी इज द हार्नेस्ड बाय द रोटेटरी स्ट्रक्चर नोन एज द विंड मिल। दे हैव द ह्यूज ब्लेड, देखो पता है बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती है, आपने देखा होगा, और फैंस अटैच्ड वेरी हाई ऑन रिजिड सपोर्ट, बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खंभे के ऊपर, यानी कि सपोर्ट के ऊपर। दैट इज द अटैच टू द टर्बाइन दैट रोटेट ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ विंड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे, इतना भी ज़्यादा हायर नहीं बट नॉर्मल कुछ ऊंचाई तक उसको लिया जाता है, जहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी हो प्रॉपर विंड की, जो हमारे इस बड़े बड़े ह्यूज ब्लेड को घुमा सके। जो इसको घूमेंगे तो पीछे हमारा टरबाइन घूमेगा और उसकी वजह से हमारा जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। सिंगल विंड मिल हैज़ द लो आउटपुट एंड देयरफॉर द विंड फार्म आर बिल्ड दैट कंप्राइज्ड ऑफ द सेवरल विंड मिल्स। देखो अलग अलग प्रकार के विंड मिल्स को क्या किया जाता है, एक साथ अगर लगाया जाता है किसी एक जगह पे, मतलब कि फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो वो पूरा जो पार्ट होता है, पूरा जो एरिया होता है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं विंड फार्म। क्या कहते हैं उसको, विंड फार्म। ओके, एक अकेली अगर मेरे पास विंड मिल होती है तो सबसे पहले तो वो बहुत कॉस्टली होती है बराबर, और दूसरा उस अकेली विंड मिल में से अगर मैं एनर्जी जनरेट करूँ, उससे बेटर है कि अगर उसी एरिया के अंदर मेरे पास विंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, अच्छी तरीके से मुझे विंड मिल रहा है, पवन अच्छी तरीके से बह रहा है, तो मैं वहाँ पे एक से ज़्यादा विंड मिल अगर लगाऊंगा तो वो मुझे और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट करके देगी, ठीक है। तो ये विंड मिल कही जाती है। उसके बाद इसके एडवांटेज और लिमिटेशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और मेरिट और डिमेरिट और लिमिटेशन क्या क्या है विंड मिल की। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या क्या है, बेस्ट एडवांटेज आप खुद भी लिख सकते हो। क्या, सबसे पहला तो इकोनॉमिक, माफ़ कीजिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा एफिशिएंट है, यस बहुत एफिशिएंट कहा जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस है, पवन कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, मतलब कि बार बार यूज़ कर सकते हैं। विथ नो रिकरिंग कोस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, कोई रिकरिंग कोस्ट नहीं है इसका। मतलब एडवांटेज तो है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू एडवांटेज थोड़े से ज़्यादा है। क्या कि सबसे पहले तो विंड स्पीड जहाँ पे 15 किलोमीटर से ज़्यादा हो वहीं पे हम विंड मिल लगा सकते हैं बराबर। क्या, जहाँ पे विंड की स्पीड, पवन की जो स्पीड है, हवा की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होगी, वहीं पे हम विंड मिल लगा पाएंगे, वरना पंखा घूमेगा ही नहीं बराबर। सबसे पहले तो ऐसी जगह ढूंढना, वो एक बात हो गई। नाउ सेकंड थिंग, मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी लाइक सेल्स। देखिए हाँ, इसके पास बैकअप फैसिलिटी भी होनी चाहिए, सेल्स लाइक। क्लियर, कि अगर ये जो पंखे हैं वो नॉर्मल पवन से नहीं, नॉर्मल विंड से नहीं घूम रहे, तो उसको पहले हम क्या करें, थोड़ा सा उसको खुद से घुमाएं बराबर, फिर धीरे धीरे पवन आएगा, फिर वो अपने आप घूमते रहेंगे। तो हमारे पास बैकअप जो होता है स्टोरेज फैसिलिटी वो भी होना चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये बहुत ही लार्ज एरिया रिक्वायर्ड करती है। क्लियर, विंड मिल जो होती है उसको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एरिया चाहिए। अगर उस एरिया के अंदर कोई ना, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे हमने वो चीज़ की है, और जैसे यहाँ गांव में तो ये चीज़ कर नहीं सकते, कुछ डैमेज वगैरह हुआ और ऊपर से पंखा वंखा गिर के नीचे आया तो डैमेज हो सकते हैं, बराबर। बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कि ये सबसे पहले तो रिक्वायर्ड बहुत, ये लार्ज एरिया रिक्वायर्ड करता है और कॉस्टली बहुत है। हाई इनिशियल कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। कंटिन्यूस इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि पंखे वंखे होते हैं, ऐसा तो है नहीं अब घर पे पंखे होते हैं जो, उसके ब्लेड्स को भी हम प्रॉपर डे के इंटरवल में क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो इनको तो कितना बड़ा मेंटेनेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी याद रखना है। क्या, सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट, देखो हाई इनिशियल मतलब कि डालते वक्त जब पहली विंड मिल डाली जाती है तब बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। एक बार जब हम डालते हैं ना, तब पहली विंड मिल मतलब कि जब हमने डाला है तब, उसके बाद सिर्फ उसको मेंटेन करना होता है, बार बार उसके अंदर नई विंड मिल डालना, कोई ऐसा चेंज नहीं करना होता, बट उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो लिमिटेशन है ये, बराबर, समझ में आई बात। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सोलार एनर्जी। सोलार के बारे में डिस्कस करते हैं। सोलार क्या है, सब लोग जानते हो, अभी फ़िलहाल सोलार का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। That light energy and heat energy from the sun are known as the solar energy. Sun has been radiating energy from the past 5 billion years and will continue to do so at the same rate of the another 5 billion years or more. देखिए कितना बहुत ही ज़्यादा मस्त बताया गया है कि भाई 5 बिलियन इतने सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं और इतने सालों तक यूज़ करते रहेंगे, ये तो कभी ख़त्म होने ही नहीं वाली है, बराबर। हाँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा कोई भी स्टार होता है ना, सन जो है वो एक स्टार है, तो कोई भी स्टार होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और फिर वो कन्वर्ट होता है ब्लैक होल के अंदर। क्लियर, तो इन शॉर्ट ये सारी थियरीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करें तो आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक हमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है ना। सो वी मस्ट फाइंड वेज to harness the energy with the maximum efficiency, although only a small fraction of the solar energy reaches at the earth surface। बराबर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सोलर एनर्जी है वो जो जितनी भी मात्रा में गिर रही है उसको हम अच्छी से अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए बच्चों हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। सोलर पैनल बनाया हुआ है, सोलर सेल बनाया हुआ है, देन आफ्टर हमने सोलर कुकर बनाया हुआ है, सोलर वाटर हीटर बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अभी तो हम सोलर से चलने वाले व्हीकल का भी यूज़ करने लगेंगे आने वाले सालों में। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका हमें यूज़ करना है, बट कैसे और किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है उसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे बताए गए हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला इक्विपमेंट बताया गया है सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर सबने देखा होगा, पहले तो मैं आपको फिगर उसकी दिखा दूँ। देखिए ये जो है वो सोलर कुकर है। सोलर कुकर देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये सनरेज है, तो सनरेज जो है वो सनरेज क्या करेंगे, यहाँ से सनरेज आएंगे यहाँ से और सीधे इस कुकर के डिब्बे, जैसे कि ये जो नॉर्मल बॉक्स होता है, ये जो पार्ट है वो बॉक्स ऐसे नीचे की तरफ होता है, जैसे वो खोलते हैं तो ऊपर की तरफ खुल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मिरर होता है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर। यहाँ पे सारे रेज आते हैं और रेज आने के बाद वो रेज यहाँ पे नीचे के ये जो हमारा जो ये नीचे में जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ उस पार्ट पे, यहाँ पे क्या होगा, उस पार्ट पे सारे रेज इकट्ठा होंगे। मतलब कि वो पूरा जो आईना है, इनर मेटल बॉक्स जिसको कहा जाता है, बराबर, क्या करेगा, उसको पूरी जो ग्लास की शीट जो है, माफ़ कीजिए, उसको क्या करेगा, गर्म करेगा और वो सब वो जो है वो गर्मी जो जनरेट हुई, यानी जो हीट जनरेट हुई, वो हीट अंदर जो होते हैं डिब्बे होते हैं, अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं। उस डिब्बे के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, हीट की वजह से क्या करेंगे, बॉईल। मतलब कि हमें स्टोव की मदद से उसको गैस नहीं देना पड़ेगा, एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, हमें उसको चलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, अपना जो फूड है वो बन जाएगा। लेकिन इसके भी बहुत सारे डीमेरिट है, क्या है वगैरह देखते हैं। पहले तो सोलर कुकर एंड वाटर हीटर्स, दोनों चीज़ें एक साथ बताई गई है। सोलर कुकर्स एंड वाटर हीटर्स आर द यूज़ ऑफ द सोलर एनर्जी टू द ऑपरेट, बराबर, सोलर एनर्जी को ऑपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्ड मोर एनर्जी देन अदर सरफेस एंड सोलर कुकर यूज दिस प्रॉपर्टी बाय द कोटिंग देयर इनसाइड ब्लैक। देखो ये जो होता है ना, ये चीज़, ये जो ये लेयर यहाँ पे जो बताए गए हैं, ये और ये इनसाइड अंदर की सरफेस होती है वो क्या होती है, पूरी ब्लैक। मतलब कि मैक्सिमम रेडिएशन को क्या करें, एब्जॉर्ब करे, क्या करे, एब्जॉर्ब। मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर से फिर उसको कन्वर्ट करता है हीट के अंदर, बराबर। देन दे यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर टू फोकस द सन रे। देखो
देखो कोई एक मिरर है यहाँ पे सन रे आया और उसको रिफ्लेक्ट होकर कोई एक ही जगह पे फोकस करवाना हो तो ये हम मिरर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो होती है, बराबर ना। द डिवाइस इज कवर्ड विद द ग्लास प्लेट देयर बाय द स्टेबलाइजिंग बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग हीट इनसाइड द कुकर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हीट को अंदर की तरफ ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि उसको हम यहाँ पे हीट को अंदर की तरफ ऐसे, माफ़ कीजिए, हीट को ऐसे अंदर की तरफ क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बराबर, स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो कुकर होगा उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बॉयल होने लगेगी, बराबर। देन आफ्टर बात करते हैं सोलर सेल के बारे में, डिस्कस करते हैं क्या है सोलर सेल। डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज द सोलर सेल। सोलर सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे पास, बराबर। नाउ टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस्ड अ वोल्टेज ऑफ 0. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसलिए मैंने साथ में मेंटेन कर दिया है, क्या मेंशन कर दिया है, सॉरी, 0.5 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। देखिए क्या टिपिकल सोलर सेल मतलब कि नॉर्मल जो सोलर सेल होता है वो कितना वोल्टेज जनरेट कर सकता है, तो आधे से 1 वोल्ट जितना, और कितना पावर जनरेट कर सकता है, 0.7 वोल्ट जितना। क्लियर ना। तो यूनिट आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, पावर का यूनिट वोल्ट, और वोल्टेज टिपिकल सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, यानी आधे से 1 वोल्ट जितना वो वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं और 0.7 वोल्ट जितना वो क्या, पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ तो लार्ज नंबर ऑफ सच सेल कैन कंबाइन टू फॉर्म सोलर पैनल। देखो इसका यूज़ मैक्सिमम किया जाता है जनरली वे से, एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सोलर सेल को जनरेट करके सोलर पैनल बनाया जाता है, पूरा छत के ऊपर लगाया जाता है ना, अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा छत के ऊपर सोलर पैनल लगा होता है। वो जो सोलर पैनल होता है उसके अंदर क्या होता है, सनरेज आते हैं, पैनल उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अंदर प्रोसेस होती है और वो इस हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बराबर। विच कैन जनरेट द पावर लार्ज इनफ फॉर द प्रैक्टिकल यूजेस। क्लियर। उसके एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों है। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं है, एक जगह पर स्टेबल कर देना है, एक जगह पे रख देना है। आपने देखा होगा ना, आपका जो भी रोड होते हैं बड़े बड़े NH यानी कि नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, वहाँ पे जो अभी के टाइम पे जो खंभे है उसके ऊपर एक ऐसी प्लेट लगी होती है और उसके साथ एक लाइट होती है। तो ये प्लेट जो होती है वो सोलर प्लेट होती है। क्लियर। सोलर पैनल से बनी हुई एक प्लेट होती है और ये प्लेट की मदद से क्या, सनलाइट यहाँ पे क्या होती है, पूरे दिन एब्जॉर्ब होती है और वो स्टोर करने के बाद उसको कन्वर्ट करती है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए ये लाइट होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी देती है रात को, बराबर। नाउ सेकंड थिंग, रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस बहुत कम होता है, और सीधी सी बात एक बार लगा दो फिर नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं होगा इसको। कैन बी सेटअप इन द रिमोट एरियाज विदाउट द हैजल एंड एक्सपेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यस, इसको किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है इलेक्ट्रिसिटी की तो वहीं पे हम उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पे आपको सन रेज की अवेलेबिलिटी हो आप उसको कहीं पे, वैसे वहाँ पे हर जगह पे बना सकते हो। जैसे कि बेस्ट एरिया मेरे पास रेगिस्तान है, क्लियर ना, रेगिस्तान होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट मिलती है, क्लियर, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में मुझे हीट मिलती है रेगिस्तान के अंदर, क्लियर। तो वहाँ पे तो मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और अभी उसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे आगे बढ़ भी रहे हैं उसके लेवल से। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, दैट रिक्वायर स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन विच इज़ नॉट इजीली अवेलेबल। देखो हाँ, इसकी जो एक्चुअल में देखो इसकी फिगर मैंने रखी होगी, ये रही, यस। देखो ये जो है ना वो सोलर सेल की फिगर है, ये देखो सिलिकॉन बोरोन का जो ये लेयर है और नीचे सिलिकॉन आर्सेनिक का लेयर है, ऐसा पूरा सेल बनता है और ऐसे बहुत सारे सेल को ऐसे लाइन में जोड़ा जाता है ऐसे, और फिर पूरी पैनल बनाई जाती है। बट इसके अंदर ये जो सिलिकॉन बोरोन लेयर है या सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर है, यानी कि इसके अंदर जो सिलिकॉन का यूज़ हो रहा है, ये प्लेट बनाने के लिए जो सिलिकॉन का यूज़ हो रहा है, वो सिलिकॉन जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, बराबर। दूसरी बात, यूजेस ऑफ सिल्वर फॉर इंटर कनेक्शन मेक्स इट एक्सपेंसिव। अंदर सिल्वर का यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, आपके पास जो पैनल होती है वो पैनल को, और आपके पास जो सेल होता है वो सेल के लेयर को कनेक्ट करने के लिए सिल्वर का यूज़ किया जाता है। और सिल्वर तो आप लोग खुद भी जानते हो कितनी एक्सपेंसिव मेटल है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, बराबर। ये दो ही डिसएडवांटेज है, बाकी बहुत ही काम की चीज़ है ये। यूजेस देखो बताए गए हैं, यूजेस पूछे भी जाते हैं, वन वर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, ट्रैफिक सिग्नल के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर, कैलकुलेटर होता है ना वो छोटा सा एक इतना सा पार्ट होता है बटन के ऊपर, बस वही। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर तो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने भी होते हैं हमारे पास मेन मेड जो हमने बनाए हैं, जितने भी सैटेलाइट हमने लगाए हैं, क्लियर, तो वो सारे के सारे सैटेलाइट के आपने सैटेलाइट के अंदर देखे होंगे जो भी प्लेट्स होते हैं वो प्लेट्स
इससे ही बने होते हैं, एंड स्पेस प्रॉप्स। क्लियर, ये सारी बातें हैं जिसके अंदर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फिगर एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ से सोलर रेज आते हैं, एक्सेप्ट होता है, क्लियर, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। देन आफ्टर बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। टाइडल एनर्जी क्या है? टाइडल मतलब क्या? टाइड्स मतलब कि पानी में आने वाले बहाव। ठीक है, याद रखिएगा। टाइडल दो चीज़ें हैं, देखो टाइडल और वेव दोनों, टाइडल और वेव दोनों अलग है। टाइडल जो है वो क्या है? टाइडल क्या है? टाइडल मतलब आपने देखा होगा ना कि पानी जो है वो उसकी सतह जो है वो लेयर जो पानी का जो होता है वो हमारे अर्थ के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है और शाम को वापस चला जाता है थोड़ा अंदर की साइड। क्लियर, आपने ऐसा देखा होगा ओशंस के अंदर, बराबर, उसको टाइड्स कहते हैं। वेव तो कंटिन्यूस आते रहते हैं। टाइड्स आर वेरिएशन, देखो बताया गया फर्स्ट लाइन पे, टाइड्स आर वेरिएशन इन द लेवल ऑफ वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। देखो क्या, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, यानी कि हमारा जो मून है उसके अंदर जो भी ग्रेविटेशनल चेंज आता है वो क्या करता है, उस पानी को अंदर और बाहर खींचता है। इसकी वजह से क्या आता है, टाइड्स आते हैं। दिस फिनोमिनन टू राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल और हाई एंड लो टाइड गिव्स टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल एनर्जी में अंदर क्या होता है, देखो आपको मैं नॉर्मल समझा दूँ बच्चों। देखो इसमें शायद फिगर इसकी नहीं दी है, मैं आपको बता देता हूँ टाइड के बारे में। देखो ये जैसे कि ओशन का लेयर है, क्लियर, ये ओशन है, बराबर, ये जो है वो सीसोर है, मतलब सी है जैसे कि ये, और ये सीसोर है, किनारा है, ये पूरा अंदर की साइड ओशन है, बराबर। तो ये क्या होता है, पानी यहाँ पे आता है, सॉरी कलर बदल देता हूँ थोड़ा पता चले आपको। पानी यहाँ पे ऐसे आता है और कुछ टाइम के बाद पानी बैक साइड चला जाता है, बराबर। तो पानी आता है, देखो आया तो इस तरफ आना और इस तरफ जाना, उसके बीच में यहाँ पे टरबाइन रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टरबाइन रख दिया जाता है। जैसे ही पानी आएगा टरबाइन इस तरफ घूमेगा, पानी जाएगा टरबाइन उस तरफ घूमेगा, यानी टाइड्स तो पूरे दिन में आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, क्लियर। उसकी मदद से क्या होता है, हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन टाइड्स एक टिपिकल फिनोमिना है जिसको क्या कह सकते हैं हम, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल कहते हैं जिसको, बराबर। टाइडल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स नियर द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। देखो डैम, टाइडल एनर्जी इज द ऑब्टेन्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग, देखो इसका पूरा स्ट्रक्चर ही आपको मैं समझा दूँ तो आप क्लियर हो जाए। इस तरह समझाता हूँ, देखो ऐसे जैसे कि ये जो है ना पूरा डैम बना दिया जाता है शुरुआत में, नैरो, देखो बताया गया ना क्या, नैरो ओपनिंग होता है, जैसे कि ये जो है वो नैरो ओपनिंग, यहाँ पे बड़ा सा एक पार्ट होता है ऐसे, यहाँ पे पानी आता है, जैसे कि सॉरी यहाँ से पानी आता है, इस तरफ से पानी आया, इस तरफ जो है पूरा ओशियन है, बराबर, ये जो है वो पूरा ओशियन है। तो इस तरफ से पानी आएगा तो ये पानी यहाँ पे भरेगा, पानी यहाँ पे भरेगा तो कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ता जाएगा, बढ़ते, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से पानी आगे बढ़ते 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 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे भर गया पानी, तो यहाँ पे कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि इस तरफ अब पानी बहेगा, क्योंकि टाइड आएगा ना, पहले टाइड बाहर की तरफ आएंगे, पहले टाइड क्या होगा, टाइड जो होंगे वो पहले ऐसे बाहर की तरफ आएंगे, फिर जाएंगे इस तरफ अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बीच में टरबाइन रख दिया जाता है। तो टाइड आएंगे तो इस तरफ घूमेगा टरबाइन, फिर जैसे ख़त्म होगा टरबाइन इस तरफ घूमेगा, इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, वैसे क्या होगी, टाइड्स की मदद से हम टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकेंगे। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा। नाउ व्हेन द टाइड्स सेट्स इन द मूव्स द टरबाइन विच डायरेक्टली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, देखो बताया गया है बेस्ट क्या, व्हेन द टाइड सेट्स इन इट्स मूव द टरबाइन, जैसे ही टाइड्स आएंगे टरबाइन को मूव करेंगे, इस तरफ जाएंगे वैसे टरबाइन को मूव करेंगे, इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द लिमिटेड टू प्लेस नियर सी। ठीक है, क्या उसको नज़दीक रखा जाता है बहुत, ओशंस का जो शुरुआत का पार्ट होता है उसके नज़दीक, एकदम अंदर नहीं रखा जाता वरना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये तो चीज़ ऑलवेज जो है वो सिसोर के ऊपर ही पॉसिबल है, दूसरी जगह पे तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना। साथ में एक टॉपिक ये देख लेते, वेव एनर्जी जो है वो, उसके बाद ओशन थर्मल जो है वो आगे देखेंगे, जियोथर्मल, ओशन थर्मल, देन आफ्टर न्यूक्लियर। ठीक है, चलिए वेव एनर्जी साथ में देख लेते हैं, टाइडल जैसी ही है। वेव प्रोसेस नॉर्मल सा है, वेव पोजेस लोड्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यही चीज़ है, बड़े बड़े लेवल पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े वेव्स आएंगे इस तरफ और वेव्स आएंगे और बीच में टरबाइन रख देंगे, बात खत्म, सिंपल।
waves are produced by the strong wind blowing over the sea. So limited to place with the strong winds, device which have been designed to the capture this energy. Clear कि बहुत से ऐसे वेव आएंगे इस तरफ तो ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, वो विंड जनरेट करेंगे और वो विंड की मदद से क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, बराबर। इसको वेव एनर्जी कहते हैं। वो छोटे लेवल पे दिया है, उसका इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अब ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक विंड एनर्जी के बारे में, माफ़ कीजिए, वेव एनर्जी तक रखते हैं। जितना भी पढ़े हो बच्चों आज खास उसके बारे में अच्छी तरीके से देख लेना, लिख लेना आपकी एनसीईआरटी के अंदर से। ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, पूरी जो 30 पेज की है वो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपको रिकैप करने के लिए है, आपको समझने के लिए है। अच्छे जो वर्ड्स दिए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। आपको वही चीज़ लिखनी है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।